कल हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। क्या था कूलम्ब्स लॉ? कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम आज कितने और न्यूमेरिकल्स गिनेंगे, बरोबर है? तो एनसीईआरटी की बुक में से जो कूलम्ब्स के लॉ के पर जो न्यूमेरिकल्स है वो सब आज हम क्लियर कर लेंगे, बरोबर है? और बाद में कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बरोबर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का 1.1 से स्टार्ट करेंगे। सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास जो पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, बरोबर है? चलो जल्दी करो, निकाल लो, नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले डेटा एकदम ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम इजी है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, what is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? तो कौन सा स्टार्ट किया हमने एक्सरसाइज का 1.1। तो हमको क्या दिया है कि भाई टू चार्जेस आर देयर, Q1 is equal to 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and Q2 is equal to 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. And what is the distance between them? 30 centimeter. It means 3 into 10 raised to minus 1 meter. Now we know the formula. F is equal to electric force. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. We know the value of K 9 into 10 raised to 9. Q1 2 into 10 raised to minus 7, Q2 3 into 10 raised to minus 7 और डिस्टेंस 3 into 10 raised to minus 1 into उसका स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करेंगे पूरा तो हमको फोर्स मिलेगा कितना? 6 into 10 raised to minus 3 न्यूटन। और जो फोर्स होगा वो कैसा आएगा? रिपल्सिव, बिकॉज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। क्लियर हुआ? एकदम बेसिक न्यूमेरिकल था, बरोबर है? तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 1.2 स्टार्ट करते हैं। पढ़ो ध्यान से। क्या दिया है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. A. What is the distance between the two spheres? And B. What is the force on the second sphere due to the first sphere? तो भाई हमको क्या क्या दिया है कि टू स्फीयर्स आर देयर। एक पे कितना चार्ज है? 0.4 माइक्रोकूलम। इट मींस माइक्रो 10 टू minus 6 और ये 4 into 10 to minus 7 कूलम। F2 Q2 is given minus 0.8 microcoulomb. It means minus 8 into 10 to minus 7 coulomb. And force is given 0.2 Newton. But हमको फोर्स कैसा दिया है? एट्रैक्टिव फोर्स। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो हम रिपल्सिव फोर्स, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो जो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो रिपल्सिव फोर्स को आप पॉजिटिव ले सकते हो और एट्रैक्टिव फोर्स को आप नेगेटिव ले सकते हो। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो एट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए हमने इसको minus 0.2 न्यूटन लिया। या तो फिर आपको सिर्फ कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू से ही मतलब है, तो आप साइन को इग्नोर करो, चलेगा। तो हमने यहाँ पे फोर्स लिखा, हमको फाइंड क्या करना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फिर अगेन वी हैव द फॉर्मूला F is equal to K Q1 Q2 upon R square। चलो सब वैल्यूज यहाँ पे R square को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या आ जाएगा? R square is equal to K Q1 Q2 upon F। K की वैल्यू हमको पता है 9 into 10 to 9, Q1 की वैल्यू 4 into 10 to minus 7 कूलम एंड Q2 की वैल्यू 8 into 10 to minus 7 कूलम।
और आर स्क्वायर पॉइंट जो एफ हमने लिखा एफ इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। हमने यहाँ पर भी माइनस और यहाँ का माइनस रिमूव कर दिया, या तो फिर हमने निग्लेक्ट कर दिया, चलेगा, इग्नोर किया इसको। जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 10 टू माइनस 4 और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 0.12 मीटर। तो ये अपना सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड हमने सॉल्व किया, एकदम इजी था। जो फर्स्ट था उसमें Q1 Q2 R दिया था और फोर्स फाइंड करना था। जो सेकंड है उसमें हमको Q1 Q2 और फोर्स दिया था और हमको डिस्टेंस फाइंड करना था, बराबर कि नहीं। अभी उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था कि भाई फर्स्ट सेकंड पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो सेकंड फर्स्ट पे कितना लगा रहा है। वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा उतना ही सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा, मतलब फोर्स तो सेम ही आएगा 0.2 न्यूटन। हो गया क्लियर। तो दोनों सेम टाइप के ही न्यूमेरिकल्स है, बराबर है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज का 1.3 क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना। एक्सरसाइज का 1.3 चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर अपॉन कैपिटल G MP ME is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो भाई हमको दिया है कि एक रेशियो दिया है, कौन सा रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं के स्क्वायर अपॉन G MP ME। तो हमको प्रूव करना है कि दिस रेशियो इज अ डायमेंशनलेस। ओके, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड ये है कि देखो मैंने यहां पर किया है के स्क्वायर जी एम पी एम ई, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये क्या हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स अपॉन फोर्स, तो न्यूटन बाय न्यूटन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस हो जाएगा, बरोबर। एक मेथड ये भी है, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई देखो के ई स्क्वायर जी एम पी एम ई ये हमको दिया है। वी नो द डायमेंशन ऑफ के इज हमने कल लिखा m1 l3 t-4 a-2। E is a charge and what is the dimension of charge t1 a1 और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। G is a gravitational constant, तो उसका डायमेंशन आया m-1 l3 t-2 और m मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m1 m1, बरोबर है। तो सबका ये रेशियो जो पूरा है उसका डायमेंशन हमने लिख दिया और सबके डायमेंशन तो हम सिग्निफाई या उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा m0 l0 t0। सो इट इज प्रूव्ड दैट द रेशियो k स्क्वायर अपॉन g m p m e इज अ डायमेंशनलेस। चलो आगे हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है रेशियो की, तो के ई स्क्वायर क्या ये के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई। के की वैल्यू क्या है वो हमको पता है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, बराबर है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 और 9.11 इंटू 10⁻31 kg, बरोबर है। ये सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यूज मिलती है 2.4 इंटू 10⁻39, बरोबर है। आप कैलकुलेटर से ये कर देना तो वैल्यू कितनी आ रही है 2.4 इंटू 10⁻13 जितनी वैल्यूज आ रही है, बरोबर है। तो अपना सेकंड क्लियर हुआ। और उसमें क्या बताया कि भाई व्हाट दिस रेशियो सिग्निफाई। तो भाई मैंने आगे भी बताया कि ऊपर भी हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे भी आर स्क्वायर से डिवाइड किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस न्यूमरेटर पे देखो आप कि के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट मींस के इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। देयरफॉर इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड डिनोमिनेटर पे देखो तो जी एम पी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, इट मींस इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
So this ratio represents the ratio of electric force and gravitational force between electron and proton. हो गया क्लियर? तो आपके दिमाग में ये पूरा घुस जाना चाहिए बिल्कुल। और आपको अभी तीनों न्यूमेरिकल्स, आगे की स्लाइड पे चलते हैं उससे पहले पॉज करो वीडियो और तीनों न्यूमेरिकल्स एक बार फिर से अपनी नोट में अच्छे हैंडराइटिंग से लिख दो, बराबर है? तो बाकी की बाजू की स्लाइड में चलेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए। चलो लिख लिया वो तीनों, तो फिर आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं एक्सरसाइज का 1.12। कौन सा है एक्सरसाइज का 1.12? पढ़ो ठीक से डेटा। ए, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter। दो स्फीयर लिए A and B और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 50 सेंटीमीटर। इट मींस 0.5 मीटर। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation। तो भाई दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस काफी बड़ा है और उनकी जो रेडियस है वो काफी स्मॉल है, तो हम दोनों स्फीयर को पॉइंट चार्ज ले सकते हैं और दोनों स्फीयर्स पे जो चार्ज है वो कैसा है? इक्वल। तो QA, A पे चार्ज QA, B पे चार्ज QB और दोनों को चार्ज को हमने Q बोल दिया, तो ये आ जाएगा 6.5 into 10⁻⁷ कूलम, बराबर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर। तो दोनों का चार्ज अपने पास है, डिस्टेंस अपने पास है, तो दोनों के बीच का फोर्स भी हमको मिल जाएगा कि रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फीयर Fe is equal to K QA QB upon R²। यहाँ पे Q रखेंगे तो दिस वैल्यू इज K Q² upon R²। पुटिंग द वैल्यूज 9 into 10⁹, Q की वैल्यू 6.5 into 10⁻⁷ का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर, बरोबर है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना फोर्स क्या आएगा? 1.5 into 10⁻² न्यूटन। चलो बोल देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स है 1.2, उसमें ही हमको सेकंड पार्ट भी पूछा है। बी, ये हमने जो गिना वो A था, अभी B पूछा है। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half? तो भाई हमने क्या किया? इनिशियल में जो चार्ज था Q एंड QB, अभी उसको डबल कर देना है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हाफ कर देना है। तो न्यू फोर्स कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो इफ चार्ज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ, तो इनिशियल चार्ज कितना था? QA, तो नया चार्ज हो जाएगा 2QA। B का चार्ज QB था तो नया चार्ज हो जाएगा 2QB, बराबर। और डिस्टेंस जो R था उसकी जगह पे हाफ मतलब R/2 ले सकते हैं। Therefore the new force, electric force F' is equal to K 2QA 2QB upon R/2 square। 2 2s are 4 और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा तो 16 KQ² upon R²। बट वी नो फ्रॉम A KQ² upon R² is equal to 1.5 into 10⁻²। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 16 into 1.5 into 10⁻² न्यूटन। Therefore F' is equal to 24 into 10⁻² न्यूटन। हो गया क्लियर? तो 24 into 10⁻² न्यूटन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1.12 था, बराबर। अभी 1.13 सेम क्वेश्चन है, उसमें डेटा 1.12 का ही है लेकिन थोड़ा अलग है। वो हम ठीक से एक बार पढ़ ले डेटा तो हमको पता चल जाएगा। तो डेटा पढ़ते हैं 1.13 का। सपोज द स्फीयर A and B in exercise 1.12
have identical sizes, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with first and then brought in contact with second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो समझो, हमने इनिशियली A और B दोनों को कुछ r डिस्टेंस पे रखा था, दोनों का चार्ज भी इक्वल था, तो हमने दोनों का चार्ज क्या बोल दिया, Q, और इसका भी Q। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई इनिशियली QA और QB दोनों का चार्ज Q था और 6.5 into 10⁻⁷ एज पर डेटा ऑफ एक्सरसाइज 1.12। ओके, तो दोनों के बीच का इनिशियल फोर्स कितना होगा, Fe इज इक्वल टू QA QB, आइडियल है दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं, तो दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल इलेक्ट्रिक फोर्स एज पर दिस फॉर्मूला हमको इतना मिलेगा। ये तो सेम यही डेटा है, लेकिन अभी क्या बोला है कि जो हमने थर्ड स्फीयर लिया, सपोज इट्स नेम इज C, जो C स्फीयर लेंगे जो पहले चार्जलेस है और उसको फर्स्ट कांटेक्ट किसके साथ करवाएंगे, A के साथ, जो उसको A के साथ कांटेक्ट करवाएंगे और फिर सेपरेट करेंगे, तो A पे कितना रहेगा, इनिशियली A पे कितना था Q और C पे कितना था 0, दोनों का कांटेक्ट करवाया और सेपरेट किया, तो A पे कितना रहा Q/2 और C पे भी Q/2। अभी C को A से सेपरेट किया और फिर हमने उसका किसके साथ कांटेक्ट करवाया, B के साथ। तो जब B के साथ कांटेक्ट होगा तो B और C का टोटल कितना होगा, तो B के पास था Q, C के पास था Q/2, तो टोटल हुआ Q plus Q/2, इट मींस 3Q/2। B और C का टोटल कितना हुआ, Q plus Q/2 मतलब 3Q/2, और फिर दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो B पे कितना रहेगा 3Q/4। तो इनिशियली A पे Q था, B पे Q था, C को A से कांटेक्ट करवाया और सेपरेट किया तो A पे कितना रहा Q/2, और फिर C को B के साथ कांटेक्ट करवाया और सेपरेट किया तो B के पास कितना रहेगा, फाइनल QB डैश इज इक्वल टू Q plus Q/2/2, इट मींस 3Q/4। हो गया क्लियर। और एट सेम डिस्टेंस तो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, तो F डैश इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन r², लेकिन यहाँ पे हम QA की जगह पे QA डैश लेंगे, नया चार्ज जो फाइनल चार्ज है वो, तो K QA डैश QB डैश अपॉन r², QA डैश की जगह पे Q/2, QB डैश की जगह पे 3Q/4 अपॉन r²। यहाँ से 3/8 बाहर ले लेंगे तो KQ² अपॉन r², लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है 1.5 into 10⁻², तो यहाँ पे 3/8 1.5 into 10⁻² फ्रॉम एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5625 into 10⁻² न्यूटन, इट मींस 5.625 into 10⁻³ न्यूटन, बरोबर है। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल हमने एक्सरसाइज के किए बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, एक्सरसाइज का 1.1, 1.2, 1.3, 1.12 और 1.13, बरोबर है। तो तीनों पांचों न्यूमेरिकल्स देख लो एक बार, फिर हम आगे एग्जाम्पल का 1.5 करते हैं, बरोबर है। देख लो एक बार ठीक से, चलो आगे एग्जाम्पल का 1.5 देखते हैं, क्या है भाई उसमें डेटा, पढ़ते हैं ठीक से एक बार। अ चार्ज मेटालिक स्फीयर A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 centimeter, as shown in figure. The resulting repulsion of A is noted capital F. Now, sphere A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively, as shown in figure. C and D are then removed and B is brought
closer to A to a distance 5 centimeter between their centers as shown in figure. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? बरोबर, चलो सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या बोला इनिशियली एक स्फीयर था अपने पास कौन सा A और उस पे चार्ज कितना था QA। दूसरा स्फीयर कौन था B, उस पे चार्ज कितना था QB और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर। चलो मान लेते हैं उसको R। तो इनिशियली फोर्स वाज F इज इक्वल टू K Q1 मतलब QA QB अपॉन R स्क्वायर। तो ये इनिशियल फोर्स था, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या हो रहा है, हम एक स्फीयर C को लाते हैं जो सेम आइडियल है A जैसा, और एक और स्फीयर है D फॉर दिल्ली D, उसको B के साथ कांटेक्ट में लाते हैं और वो B जैसा है सेम, और फिर दोनों को टच करके सेपरेट कर देंगे, A को C के साथ B को D के साथ, बराबर। तो फिर दोनों में चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, तो A का न्यू चार्ज कितना होगा QA/2 और B का न्यू चार्ज QB/2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इनिशियली जो 10 सेंटीमीटर था उसकी जगह पे अब 5 सेंटीमीटर कर देना है। तो आफ्टर कांटेक्ट वी कैन सी हियर व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन A QA/2, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन B QB/2, and the separation between spheres initially it was R, but now they came closer at 5 centimeter distance, so final distance between them is R/2. So the final electric force, new electric force F dash is equal to, according to Coulomb's law, K Q1 Q2 upon R square, but now K Q1 is equal to QA/2, QB is equal to QB/2 and R is equal to R/2 square। 2 सब निकल जाएगा, तो K QA QB upon R square, तो F dash is equal to F, मतलब जो फोर्स पहले था उतना ही रहेगा। सिंपल चीज है, दोनों चार्जेस की वैल्यू हाफ हुई और साथ में डिस्टेंस भी हाफ हुआ, इसलिए फोर्स उतना सेम रहा। मानो कि डिस्टेंस सेम रहता तो फोर्स फोर्थ पार्ट का हो जाता, मानो कि डिस्टेंस डबल हो जाता तो फोर्स F/16 हो जाता। तो जैसे जैसे अलग अलग आपको केसेस दिए आपको वैसे ही सॉल्यूशन बनाना है, बरोबर है। तो देख लो एक बार फिर से, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हमने कूलम के लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल और एक्सरसाइज में वो गिने, लेकिन कूलम्स का वेक्टर लॉ, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो भी जो फोर्स लगेगा उसके लिए हमको आगे बढ़ना है उसका वेक्टर फॉर्म, कूलम का वेक्टर फॉर्म। ये जो थियरी पढ़ने जा रहा है वो एनसीईआरटी की बोर्ड के एग्जाम में या तो फिर जीएसबी की बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में लिखने को आएगी। तो थियरी भी बनानी है आपको, कैसे बनाते हैं वो देखो, थियरी को रट्टा नहीं मारना है, आपको थियरी बनानी है। तो हमारी थियरी क्या है वो देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो चलो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट चार्ज है कौन भाई Q1 और एक पॉइंट चार्ज कौन है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर कोई ओरिजिन से R1 हमने ले लिया और Q2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर हमने कितना ले लिया R2। तो as shown in figure the position vectors of 2 point charges Q1 and Q2 are R1 and R2 in coordinate system respectively, बरोबर के नहीं। तो ये दोनों चार्ज है। अभी हम कोई भी चार्ज के लिए जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो सभी चार्ज को हम पॉजिटिव मान के ही चलेंगे, जो भी डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव में ही आएगी, जो भी डायरेक्शन हम लेंगे वो पॉजिटिव चार्ज लेके ही डिराइव करेंगे। लेकिन मान लो कि कोई नेगेटिव चार्ज है तो क्या, तो सिंपल सिर्फ आप उसकी साइन माइनस रखो तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बरोबर है। तो नेगेटिव पॉजिटिव लेके हमको अलग अलग फॉर्मूलास लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
हम जब भी कोई इक्वेशन डिराइव करेंगे तो उसके लिए चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव ही कंसिडर करके आगे चलेंगे। तो हमने अभी Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्ज या तो बोथ आर नेगेटिव चार्ज ऐसे पकड़ के हमने चला है, लेकिन जनरली हम पॉजिटिव चार्ज पकड़ के चलते हैं। तो Q1 जो है और ये Q2, Q1 और Q2 के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो Q1 Q2 को ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और Q2 उतना ही फोर्स Q1 पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, बराबर कि नहीं? The direction of force is on the line which joining Q1 and Q2। ये लाइन पे आपको मिलेगी, जो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो दूर तरफ, जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अंदर तरफ, जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो हमको अभी गिनना है क्या कि Q2 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? Q1। फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। लगा कौन रहा है? Q1। तो now the electric force acts on a charge Q2 कौन किसके कारण? due to charge Q1 can be given by Q2 पे Q1 का फोर्स, तो it is written as F21, 2 पे 1 का फोर्स, therefore F21 according to Coulomb's law फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे F21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। भाई ये तो हो गया कौन? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, जो फोर्स लगा उसका क्या? मैग्नीट्यूड। लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी? तो बाजू में हमने डायरेक्शन बताई है कि भाई फोर्स कितना? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो जो आगे का पार्ट है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और जो पीछे का पार्ट है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, हाँ कि नहीं? तो व्हाट इज R21? R21 is a unit vector. R21 is a unit vector, but in which direction? It is in the direction of, चलो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब डायरेक्शन कौन सी? Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। Therefore, the unit vector in the direction from Q1 to Q2। तो फिर ये आपका R1, ये आपका R2 और आपको डायरेक्शन कौन सी है? ये। तो हमने आपको वेक्टर्स में समझाया था कि जिस तरफ एरो है, हेड है, उस तरफ के पोजीशन वेक्टर में से आपको टेल का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट करना है, हाँ कि नहीं? तो आपको ये डायरेक्शन चाहिए, तो आपको एरो ये रहा तो 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जो R21 आएगा, R21 इज R21 इट इज R2 माइनस R1। तो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। हो गया क्लियर? आगे, और ये तो हमको वेक्टर मिला, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, बट हाउ कैन वी फाइंड द यूनिट वेक्टर? तो सिंपल, वेक्टर को उसी से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो R21 का यूनिट वेक्टर, तो 21 का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख सकते हैं R21 मींस R2 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 का मॉड। हो गया क्लियर? तो फोर्स क्या? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं R21 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड। तो ये सब वैल्यूज यहां पे रखे तो फॉर्मूला हो गया इक्वेशन 1 में क्या? F21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। R2 का है R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की जगह पे हमने लिखा R2 माइनस R1 अपॉन मॉड R2 माइनस R1। देख लो एक बार, क्लियर है? ये वैल्यूज हमने यहां पे रखी, तो हमको ये इक्वेशन मिला। तो ये स्क्वायर और ये a, तो फॉर्मूला हो गया F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब, और वेक्टर लिखेंगे R2 माइनस
R1। तो यहाँ पे जो स्क्वायर होगा तो बाजू में यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन क्यूब होगा तो बाजू में वेक्टर आएगा, याद रखना, बरोबर है। यहाँ पे क्यूब है तो बाजू में वेक्टर, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो बाजू में यूनिट वेक्टर आएगा, स्क्वायर होगा तो बाजू में यूनिट वेक्टर आएगा। चलो ये तो किस पे किसका फोर्स, 2 पे 1 का फोर्स। तो सिमिलरली 1 पे 2 का फोर्स कैसे गिन सकते हैं? सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो 1 पे 2 का फोर्स, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब इंटू R2 1 माइनस R2, बराबर है। यहां से माइनस निकाल देंगे आगे, चलो यहां पे माइनस निकालेंगे, मैं माइनस तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, माइनस कॉमन निकाल दिया तो हो गया R2 माइनस R1, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे आप R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये तो मैग्नीट्यूड है। तो ये कौन सा हो गया फॉर्मूला, ये, तो इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर दे तो आ जाएगा F21, तो यहां पे लिख सकते हैं ये कौन है, F12, तो ये क्या हो गया F21, ये कौन था F12, तो लेकिन इसकी जगह पे लिख सकते हैं F21, therefore F12 and F21 both are equal in magnitude but opposite in direction, बरोबर है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव पकड़ के चल सकते हो, लेकिन हमने दोनों पॉजिटिव लिए। तो एक मैंने और फिगर ड्रॉ की है कि जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इफ एनी चार्ज ऑफ Q1 and Q2 इज नेगेटिव, तो वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, तो फिर दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो 2-1 जो पहले ये डायरेक्शन में था उसकी जगह पे ये डायरेक्शन में होगा, 1-2 ये डायरेक्शन में था उसकी जगह पे ये डायरेक्शन में होगा। पता चली पूरी थियरी, तो आपको ये पूरी थियरी क्लियर हो जानी चाहिए। वेक्टर फॉर्म में जब लाना है तो आपको ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला आपको यूज कर सकते हो। जनरली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करें उससे बेटर है कि वेक्टर फाइंड करके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। क्लियर? तो चलो ये तो बात हो गई कूलम्ब्स के लॉ की। तो कूलम्ब्स का जो लॉ था वो किसके लिए था? तो भाई कूलम्ब का लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो जब कूलम्ब्स लॉ में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 चार्ज होंगे और 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा हम वो फाइंड करेंगे। लेकिन मान लो कि मीडियम में 2 नहीं, मोर देन 2 चार्जेस है, तो इन रूल्स जो ये लॉ है क्या वो सफिशिएंट है? तो नहीं। तो फिर कौन सा रूल है? तो चलो बाजू की स्लाइड में चलते हैं। तो हमने आगे क्या बोला कि भाई कूलम्ब का जो लॉ है वो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है, लेकिन मानो कि मीडियम में Q1, Q2, Q3 और Q4 मोर देन 2 चार्जेस है, तो फिर कोई भी एक चार्ज पे सिर्फ और कोई चार्ज ही फोर्स लगाएगा कि सब लगाएंगे? तो कोई भी चार्ज पे बाकी के सब फोर्स लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक चार्ज Q2 है, तो उस पे कौन फोर्स लगाएगा? उस पे Q1 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा और Q4 भी लगाएगा। और उसके लिए हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, बरोबर है। तो सिर्फ कूलम्ब्स लॉ से हम वो फोर्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक और प्रिंसिपल है जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ टू बॉडी फोर्स। व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ टू बॉडी फोर्स। पर टू बॉडी फोर्स का मतलब क्या? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टू बॉडी फोर्स, तो हम बोल देते कि चलो मान लो कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। मान लेते हैं कि भाई Q2 पे Q1 का फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। हमने कोई और चार्ज लाके रख दिया Q3 वही रीजन में आजू बाजू वहां पर, तो Q2 पे अब कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक Q1 लगाएगा, एक Q3 लगाएगा।
तो Q2 पे जो रिजल्टेंट फोर्स जो पहले 10 न्यूटन लग रहा था Q1 के कारण, अभी Q3 के कारण भी कुछ लगेगा, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट वो चेंज हो जाएगा, Q3 होगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा था वो तो पहले भी जितना लग रहा था अभी भी उतना ही लगेगा। मतलब कि जब Q3 नहीं था तब Q1 Q2 पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, अभी Q3 को रखेंगे तो Q2 का रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन Q1 के कारण जो लग रहा है वो तो वही रहेगा। मतलब the force, electric force acting between two charges does not depends on the presence of any third charge। तो कोई थर्ड चार्ज की प्रेजेंस पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो दोनों का जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे टू बॉडी फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ टू बॉडी फोर्स। तो यहां पर हमने यहां पे पढ़ा कि चलो एक चार्ज है Q1, एक Q2, एक Q3 और एक Q4, सबके पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 और R4। तो Q2 पे फोर्स गिनना है, चलो सबको पॉजिटिव पकड़ के चले, तो Q1 Q2 पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये आ गया फोर्स F21। Q3 Q2 पे ये डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो फोर्स आ गया F23। और Q4 Q2 पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो वो आ गया F24। तो यहां पर Q2 पे Q1, Q3 और Q4 3-4 फोर्स लगा रहा है, सबके इंडिविजुअल फोर्सेस है वो हम कूलम्स लॉ अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल फोर्स तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन Q2 पे रिजल्टेंट फोर्स कितना, तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। एंड व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो यहां पे पढ़ो, व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, when more than one electric forces are acting on a charge, the resultant force acting on it is the vector equal to the vector sum of the individual force। तो Q2 पे जो इंडिविजुअल Q1 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, हमको जो Q2 का रिजल्टेंट चाहिए, तो सबका क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ Q2 इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल फोर्सेस। बरोबर? तो हमने मान लिया कि सपोज इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम Q1, Q2, Q3 और Q4 है, उनके पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 और R4 है। बरोबर है? तो फिर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 पे रिजल्टेंट फोर्स, तो F2 इज इक्वल टू 2 पे 1 का फोर्स प्लस 2 पे 3 का फोर्स प्लस 2 पे 4 का फोर्स। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1, 2 पे 1 का फोर्स मतलब R2 माइनस R1 का क्यूब, R2 माइनस R1 ये हुआ F21 प्लस F23 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन R2 माइनस R3 क्यूब R2 माइनस R3, आगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q4 अपॉन Q2 माइनस Q4 क्यूब R2 माइनस R4। बरोबर है? तो ये इंडिविजुअल मैंने फोर्सेस लिखे अप्लाइंग कूलम्स लॉ। फिर मैंने कॉमन ले लिया Q2/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो अंदर यहां पे रह जाएगा Q1/R2 माइनस R1 क्यूब R2 माइनस R1 Q3 R2 माइनस R3 क्यूब R2 माइनस R3 प्लस Q4 R2 माइनस R4 क्यूब R2 माइनस R4। बरोबर? तो ये 3 स्टेप है, आगे भी आ सकते हैं। बरोबर है? जितने भी चार्ज है आप ऐसा ले सकते हो। तो सबका वेक्टर सम बताना है और उसको मैं सिग्मा में बता सकता हूं। तो यहां पे फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। F2 इज इक्वल टू फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। तो Q2 सब में से कॉमन निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, तो इसको हम सिग्मा में लिखेंगे। तो सिग्मा चेंज कहां पे हो रहा है? यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो QJ R2 माइनस RJ R2 माइनस RJ यहां पे क्यूब आएगा। और J की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? भाई J की वैल्यू 1 से लेके
4 तक चेंज हो रही है, लेकिन जे की वैल्यू 2 नहीं है, कोई भी चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब Q2/4πε0 सिग्मा जे की वैल्यू 1 से 4, लेकिन जे की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, Qj/R2 - RJ3 R2 - RJ। तो ये मैंने एक फॉर्म दिया किसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, बरोबर कि नहीं। तो आप ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके कोई भी चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये जो है पॉइंट चार्ज है, उसके उस पे जितना फोर्स लग रहा है वो आप फाइंड कर सकते हो। जितने भी फोर्सेस है सबका इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करके सबका वेक्टर सम हम कर सकते हैं। हो गया क्लियर। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स 2 न्यूमेरिकल बाकी है, ये टॉपिक्स है, वेक्टर एनालिसिस के 2 बाकी है। तो जो वेक्टर फॉर्म है उसके 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल 6 एंड 7 वो हम गिनेंगे, उसके बाद चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बरोबर है। चलो तो दोनों थियरीज एक बार आप देख लो। चलो तो फिर आगे जो कूलम का वेक्टर फॉर्म हमने जो पढ़ा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो पढ़ा उसका यूज करते हैं और एग्जाम्पल 1.6 एंड 1.7 समझने का ट्राई करते हैं, बरोबर है। तो सबसे पहले डेटा पढ़ते हैं। व्हाट इज द डेटा, एग्जाम्पल 1.6। क्वेश्चन क्या है वो देखो ठीक से। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure? तो यहां पे देखो तो ये कौन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके हर एक वर्टाइसिस पे हमने ए पे Q, बी पे Q और सी पे भी Q चार्ज हमने रख दिया है। उसकी लेंथ L है और उसके सेंट्रोइड पे हमने एक कैपिटल Q चार्ज रखा। हमको गिनना है कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना। वैसे तो ठीक से समझ लो कि सभी वर्टाइसिस पे और रेगुलर, एक तो सबसे पहले तो रेगुलर फिगर है। कोई भी शेप कैसा है, रेगुलर, मतलब ट्रायंगल है या तो फिर स्क्वायर होगा या तो फिर पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, लेकिन रेगुलर होगा और उसके हर एक वर्टाइसिस पे सेम चार्ज होगा, तो सेंटर में जो भी होगा उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 ही आएगा। लेकिन हमको अभी ये प्रूव करना है कि भाई हर एक वर्टाइसिस पे कितना चार्ज है Q, और हमने सेंटर पे कितना रखा, उसके सेंट्रोइड पे कैपिटल Q जितना चार्ज रखा, बरोबर है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो कौन किस पे फोर्स लगेगा, यहां पे नाम दे देता हूं O पे कौन कौन फोर्स लगेगा। एक तो A लगाएगा ये डायरेक्शन में, सभी पॉजिटिव चार्ज पकड़ के चलते हैं तो Q इसको रिपेल करेगा, B इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो यहां पे फोर्स लगेगा FOA, ये लगा फोर्स FOB और C का फोर्स लगेगा FOC। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सेंट्रोइड से हर एक वर्टाइसिस का डिस्टेंस सेम ही होगा, तो ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R। हमको गिनना है इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना। ओके, तो सबसे पहले तो भाई इस पे OB लगाएगा, O पे AB लगाएगा, BB लगाएगा, CB लगाएगा, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, OA OB FOB FOC is equal to K Q1 Q2 upon R square, और R आप बाय ज्योमेट्री कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा R is equal to length upon √3। तो हर एक पेयर बनेगी वर्टाइसिस के साथ क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन FOA ये डायरेक्शन में होगा, FOB ये डायरेक्शन में होगा, FOC ये डायरेक्शन में होगा, बराबर है। तो फिर उनके वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, चलो ये डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव x डायरेक्शन बोल देते हैं, ये अपनी पॉजिटिव x डायरेक्शन और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो जो ये डायरेक्शन आई वो बनाएगी 30 डिग्री,
ये जो फोर्स आएगा वो बनाएगा 30 डिग्री, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के साथ, या तो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाएगा, और FOA वो 270 डिग्री बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो B का जो फोर्स है वो 30 डिग्री बनाएगा, C का फोर्स है वो 30 डिग्री बनाएगा नेगेटिव एक्सिस के साथ, और OA डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब 270 पॉजिटिव एक्सिस के साथ होगा। तो सबके फॉर्म वेक्टर फॉर्म यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो चलो OA FOA, तो मैग्नीट्यूड कितना FOA KQQ/r², और यूनिट वेक्टर याद करो, हमने सिखाया था कि भाई कोई थीटा एंगल बन रहा है तो उसका यूनिट एंगल होगा, यूनिट वेक्टर होगा cos थीटा sin थीटा। तो ये OA वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ 270 एंगल बनाएगा, तो उसका यूनिट वेक्टर होगा cos 270 sin 270, cos 270 means 0 and sin 270 means -1/2। क्या होगा? -1/2। ये -1 होगा, बरोबर है। तो ये हो गया 0, ये -1 न्यूटन। इसका जो फोर्स आएगा ये वो होगा KQQ/r², OB का आएगा KQQ/r², और उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो वो बनेगा cos 30 sin 30, cos 30 means √3/2, sin 30 1/2 न्यूटन। और OC का जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा KQQ/r², लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो cos नेगेटिव होगा तो -cos 30 sin 30, तो KQQ/r², तो -√3/2 1/2 न्यूटन। तो ये फोर्स आ गया, सब फोर्स के वेक्टर्स आ गए। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल O पे रिजल्टेंट फोर्स कितना? तो O पे A का फोर्स, O पे B का फोर्स, O पे C का फोर्स, बराबर है। तो O का रिजल्टेंट फोर्स KQQ/r², 0 -1, KQQ/r² √3/2 1/2 and KQQ/r² -√3/2 1/2। सब में से KQQ/r² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का सम 0 प्लस √3/2 -√3/2, और y कोऑर्डिनेट का सम -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये भी 0, ये भी 0, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी अपना कितना मिला? 0। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट में डिवाइड करके उसको फाइंड कर सकते हो, बराबर है। तो फिर और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं 1.7। तो चलो डेटा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1.7 का डेटा पढ़ते हैं, पढ़ो ध्यान से। कंसिडर द चार्जेस कैपिटल स्मॉल q एंड -q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? सेम क्वेश्चन सेम टाइप का ही है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हर एक वर्टाइसिस पे यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, और यहाँ पे -q चार्ज है, q और -q चार्ज है। हमको हर एक पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। मतलब जो A पे जो Q है उस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? B लगाएगा और C लगाएगा। B पे जो चार्ज है उस पे A लगाएगा और C लगाएगा, और C पे जो चार्ज है उस पे ये दोनों लगाएंगे। लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम ही है, Q है, और लेंथ भी L ही होगी, ये सब लेंथ सेम ही होगी, इसको लेंथ बोलते हैं L, तो ये L लेंथ सेम ही होगी। तो हियर A और B के बीच का फोर्स या BA का फोर्स, BC या CB, AC या CA, सब कोई भी दो की पेयर बना लो, सबका फोर्स F सेम ही होगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? K मतलब 1/4πε0 Q1 Q2, मैग्नीट्यूड सेम ही है इसलिए Q1 Q2 Q² हो जाएगा अपॉन L²। तो सब पेयर्स जो बनी सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। लेकिन अभी डायरेक्शन देख लेते हैं।
चलो ए पे जो फोर्स लग रहा है, ए पे कौन कौन लग रहा है? एक तो बी, ये पॉजिटिव, मतलब ए पे जो फोर्स लग रहा है वो ये डायरेक्शन में लगेगा, एफ ए बी, ए पे बी का फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। ए पे और कौन फोर्स लगा रहा है? सी, लेकिन सी कैसा है? नेगेटिव, और ए पॉजिटिव, मतलब सी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ए पे सी का फोर्स ये डायरेक्शन में, तो ए पे दो फोर्स क्लियर हो गए, ए पे बी का फोर्स ये डायरेक्शन में एफ ए बी, और ए पे सी का फोर्स ये डायरेक्शन में एफ ए सी, और दोनों के बीच का एंगल कितना? 120। तो दोनों के बीच का एंगल होगा 120। चलो सिमेट्री है, इसीलिए जो इसका रिजल्टेंट निकाले तो उसकी डायरेक्शन एफ ए ये डायरेक्शन में होगी, ए का रिजल्टेंट फोर्स एफ ए ये डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन तो हमको पता चल गई, ये डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहां से यहां कितना एंगल? 120। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना? तो हमने सीखा था वेक्टर एनालिसिस चैप्टर 4 में 11 में कि भाई टू वेक्टर्स आर देयर, देन r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे एक फोर्स F1 F2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस FA, FB एंड FC आर शोन इन फिगर। बस सबकी डायरेक्शन तो यहां पे बता दी है, लेकिन सबसे अब नाउ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q प्लस Q, भाई जो प्लस Q है लेकिन कहां पर है? A पे। ये जो प्लस Q है A पे, उस पे जो फोर्स लग रहा है FA, तो फॉर्मूला यूज करते हैं F1 स्क्वायर, मतलब एक फोर्स FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2F1 F2, तो 2FAB FAC, और दोनों के बीच का एंगल कितना? 120, तो cos 120। क्लियर हो गया? तो FAB मतलब FAC वो भी F होगा, 2FF F स्क्वायर, लेकिन cos 120 होगा -1/2, 2 निकल गए, ये माइनस हो जाएगा, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो हो जाएगा F, मतलब FA इज इक्वल टू FE होगा। तो F कितना? 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी? तो भाई ये FAC यहां पर था, FAB यहां पर था, तो ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन A का रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इसके साथ एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ 120 डिग्री, बराबर है। चलो सेम आगे जाते हैं, किस पे? अभी B पे। पर B पे A कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? FBA। B पे C कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? FBC। तो दोनों का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में? ये। तो B पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये मिली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे, और उसका मैग्नीट्यूड फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं, FB इज इक्वल टू अंडर रूट इसके दो फोर्स FBA स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर प्लस 2FBA FBC, और दोनों के बीच का एंगल 120, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर माइनस 1/2, तो 2 निकल गए, तो ये भी हो जाएगा F, therefore FB is equal to 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे, बराबर है। और लास्ट में C पे जो फोर्स लग रहा है, C पे जो चार्ज है -Q, उस पे भाई ये माइनस है और ये दोनों प्लस, तो दोनों उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो C पे A का फोर्स ये डायरेक्शन में, C पे B का फोर्स ये डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा ये डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन में मिलेगा। तो C के फोर्स, C का जो रिजल्टेंट फोर्स है, C पे जो चार्ज रखा है -Q, उसका जो डायरेक्शन मिला वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव x एक्सिस के y एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। और उसका फॉर्मूला, चलो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो FC इज इक्वल टू अंडर रूट C के दो फोर्सेस कौन से FCA एंड FCB, तो FCA स्क्वायर प्लस FCB स्क्वायर प्लस 2FCA FCB, तो FCA FCB, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा?
60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 60। cos 60 इज इक्वल टू प्लस 1/2, तो ये f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 1/2, 2 निकल गए तो f स्क्वायर रूट 3f। तो यहाँ पे हो गया fc इज इक्वल टू रूट 3, f की जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन कौन सी, इन नेगेटिव y एक्सिस डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव y एक्सिस डायरेक्शन में। तो सब न्यूमेरिकल्स हमने क्लियर कर दिए। कूलम के लॉ पे जो बेस्ड है, एग्जाम्पल 1.1 से लेके 1.7 तक अपने क्लियर हो गए, शायद 1.4 बाकी है, ओके वो बाद में करेंगे, सिर्फ वैल्यूज रखनी है उसमें। तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 और 1.7 एग्जाम्पल खत्म हुए, और एक्सरसाइज के 1, 2, 3, 4, 5, 1.10, 11, 12 और 13 इतने सॉल्व हुए, बरोबर है। तो ये सभी थियरी नोट में ठीक से लिखो, सभी जो बोर्ड वर्क करवाया वो भी ठीक से लिखो अंदर, बरोबर। न्यूमेरिकल सभी फिर से एक बार गिन लो, और नेक्स्ट लेक्चर में जो ये खत्म हुआ कूलम्स लॉ, उसके एमसीक्यूज में अभी कल आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, बरोबर है। और फिर वो खत्म हो जाने के बाद हम चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोर्शन एक खत्म हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स, अभी नया स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बरोबर है। ठीक से पढ़ते रहना, बरोबर है। चलो कुछ डिफिकल्टी हो तो आप मुझको फोन कर सकते हो। थैंक्स।